जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 यूनिट नंबर 8.5। 8 नंबर की यूनिट जो आपको वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत इत्यादि वगैरह दिए हैं उस पर हम बात कर लेने वाले। इस पर क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स ही मान के चलिए। टफ सेक्शन रहेगा ये अपने आप में। क्या है कि बेसिक जैसे क्वेश्चन आता है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, वो तो व्यक्ति को बन जाता है साहब। बट उससे रिलेवेंट और भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपन को लिखनी चाहिए, उनको चलिए एक एक करके अपन देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो हैं दो प्रकार से आप बांटते हैं। एक कहलाता है आपका परंपरागत या अनवीकरणीय, ठीक, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल। इसी प्रकार से परंपरागत और गैर परंपरागत इन सोर्सेज में अपन ने इनको बांटा हुआ था। ठीक, परंपरागत में आता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि के माध्यम से, उपले, लकड़ी, जलावन इत्यादि के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना। उसके पहले अपन एक बेसिक सी चीज देख लें, ऊर्जा क्या है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहा जाता है। ये क्षमता में जहां से प्राप्त होती है उसे ऊर्जा के स्रोत करके कहा जाता है। कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल जो आपसे बात कही तो किसमें आ जाएगा, परंपरागत में आएगा। जबकि नवीकरणीय करके जो है या गैर परंपरागत करके जो है उसमें क्या आ जाने वाला है, सोलर यानी सौर ऊर्जा, विंड यानी वायु, पवन चक्कियां इत्यादि वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। एक एक करके अपन इन पर बात कर लेते हैं। इनमें जो टॉपिक आपको दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ठीक, इस तरह से करके आपको वहां पर दिया होगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से क्या समझते हैं। सबसे पहला 3 मार्क्स के हिसाब से आपको आ जाए या बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखने वाले हैं। इंट्रो लिखने के पश्चात में आपका मेन बॉडी आता है और मेन बॉडी के पश्चात में आप कंक्लूजन लिखेंगे। बहुत ही एक सिंपल सी बात ये होती है। इंट्रो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत करके पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। 8.5 वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब होता है साहब हर वह स्रोत जो कि जीवाश्म ऊर्जा का विकल्प हो। हर वह सोर्स, ऊर्जा का हर वह सोर्स जो कि किस चीज का, जीवाश्म ईंधन का या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा का विकल्प हो, उसे क्या कहा जाता है, वैकल्पिक ऊर्जा करके कहा जाता है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है नोट्स में। मैं ये आपसे जैसे कि बता रहा हूँ 8.5 करके कहा हुआ है। ठीक, इसके पहले भी, इसके ठीक पहले के टॉपिक में आपको ऊर्जा क्रय, ऊर्जा रणनीति संबंधित मुद्दे इत्यादि वगैरह ये बताया जा चुका है। ऊर्जा दक्षता भी बताया जा चुका है। ऊर्जा के स्रोत वगैरह बताए जा चुके हैं, तो उसको डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं और दोनों में आप अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत करके कहलाते हैं, जैसा बताया जीवाश्म ऊर्जा, इसमें क्या क्या आएगा, जलावन, लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आने वाला है। दूसरा सेक्शन कहलाता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे कि आपको बताया सोलर, विंड बताया, बायोमास कहलाएगा, बायोगैस कहलाएगा, ज्वारीय ऊर्जा करके कहला जाने वाला है। ये नवीकरणीय कहलाएंगे। इनसे आप परिचित हैं, हम इन पर बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम बात किस पर करने वाले हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पर बात करने वाले हैं। इस बात को समझिए। ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों तो एक ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, इस पर क्वेश्चन आएगा और जिस तरह से एमपीपीएससी का जो लेवल बढ़ रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन काफी डेप्थ में आ रहा है, तो मेंस में क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखिए पिछले 1-2 सालों से कि वो अंतर पूछने लगा है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा में क्या अंतर है। ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात ऐसे सोर्स जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जो समाप्त नहीं होंगे। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो कि समाप्त नहीं होंगे, उन्हें क्या कहा गया है साहब, को बार बार अपन रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, तो नवीकरणीय। क्लियर, ये अपने आप एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। जबकि वैकल्पिक ऊर्जा क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब है कि हर वह ऊर्जा का सोर्स जो कि जीवाश्म ईंधन का विकल्प हो साहब, ये चीज कही गई। अब देखो इसके उदाहरणों से समझिए आप। सबसे पहले वैकल्पिक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा वाले तो सारे सेक्शंस आएंगे ही आएंगे।
पहला पॉइंट है ना। सोलर, विंड, बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, ये सब चीजें तो आने ही वाली हैं। जियोथर्मल एनर्जी, गर्म पानी के सोते, झरने इत्यादि वगैरह, ये सब तो आने ही आने हैं। इसके अलावा भी कुछ और सोर्सेस आ जाने वाले हैं वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत। कौन कौन से हैं और क्यों हैं साहब? वो सबसे पहली चीज, वर्तमान में मानव सभ्यता के द्वारा लगातार रिसर्च, अनुसंधान, यह कार्य जारी है और ऊर्जा के नए नए स्रोतों को खोजा जा रहा है, जो कि किसका विकल्प बनेंगे? आपकी परंपरागत ऊर्जा सोर्सेस का विकल्प बनेंगे। इन नई तकनीकों के कारण ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ये ऊर्जा का आधार होंगे मानव सभ्यता के। इनमें से अनेक जो हैं या लगभग सभी अभी प्रारंभिक चरण में हैं। अभी प्रारंभिक चरण में हम देखेंगे, जब ये विकसित हो जाएंगे, इन पर पर्याप्त मात्रा में रिसर्च हो जाएगी, तब ये हमारे ऊर्जा के सबसे बड़े सोर्सेस बन जाने वाले, ऐसा बताया जा रहा है। कौन कौन से हैं? सबसे पहली तो नवीकरणीय वाले जितने हैं वो सब के सब आते ही चले जाएंगे इसमें, या आएंगे ही, सीधी बात। अब उसके अलावा कौन कौन से ऐसे हैं उसको ऐड कर लीजिए। सबसे पहला आ जाने वाला है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा। अर्थात अभी जो आप सोलर पैनल लगाते हैं सोलर एनर्जी में, उसमें धरती पर लगाते हो आप। धरती पर एक पर्याप्त मात्रा में आपके पास प्रकाश उपलब्ध है, लेकिन सभी देशों के पास में नहीं है साहब। कहाँ पर उपलब्ध है? जो आपका कर्क रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है, उस पर पड़ने वाले देशों, उसके आसपास के एरिया में उपलब्ध है। लेकिन इस बार सोलर पैनल कहाँ लगाने वाले हैं? लगाने लगे हैं अपन अंतरिक्ष में लगाएंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी लगातार रिसर्च की जा रही है, नए नए पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को ऊर्जा समुचित मात्रा में प्राप्त हो सकेगी यदि हम सोलर पैनल्स को कहाँ लगाएं? अंतरिक्ष में लगाएं। इस दिशा में काम किया जा रहा है। जापान के द्वारा इस पर प्रयोग किया गया है, शुरुआती स्तर पर काफी सफल भी रहा है। ये भी किसका विकल्प होगा? जीवाश्म ईंधन का। इसलिए क्या कहलाएगा अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा? जीवाश्म ईंधन का विकल्प वैकल्पिक ऊर्जा कहलाएगा। यानी जितने ये हैं वो तो आएंगे ही, प्लस ये भी आपको पॉइंट लिखना है, जितना डाइवर्सिफाइड आप आंसर लिखोगे, समस्त दिशाओं में 360 एंगल पर लिखोगे, उतने अच्छे नंबर आते हैं। नेक्स्ट बना जाइए, दूसरा कहलाएगा मानव शक्ति। मानव शक्ति ये क्या है? हमारी ऊर्जा जरूरतों में से बहुत का पुनर्सृजन या सृजन मानव शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। अर्थात ह्यूमन डेली जितना वर्क करता है, अपनी एक्टिविटीज करता है, ऐसी नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है कि उसकी इन एक्टिविटीज के कारण ऊर्जा का प्रोडक्शन हो, और ऊर्जा का जब प्रोडक्शन हो तो उन्हें बैटरीज में स्टोर कर लिया जाए। तो मनुष्य तो चल रहा है, फिर रहा है, बातचीत कर रहा है, सारे अपने काम कर रहा है, बॉडी में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाएं, ऐसे उपकरण लगा दिए जाएंगे या लगाए जा रहे हैं कि जिससे बॉडी ही प्रोड्यूस करने लग जाएगी साहब। ऐसी वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी? मानव शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद सुना होगा, ऐसे शूज मार्केट में आ रहे हैं या आने लगे हैं, काफी महंगे हालांकि वो, कि उनसे ही आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा, बैटरी उसकी चार्ज हो जाने वाली है। ऐसे कई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनको हम उससे ही चार्ज कर सकते हैं, जो जेब में रख के ही हम घूम रहे हैं, वो चार्ज उससे हो जाएगा। तो उसके लिए हमको अलग से चार्जर यूज नहीं करना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए बिजली यूज नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी वाली एनर्जी क्या है? मानव शक्ति वाली ऊर्जा करके कहला रही है। तो मनुष्य की एक्टिविटीज से ही उत्पन्न होगी। बिगिनिंग में बहुत ज्यादा हुआ तो साहब बोले समथिंग 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस हो पा रही है शुरुआत में, है ना। प्रोजेक्ट रिसर्च अभी होगी तो आज 10 यूनिट हो रही है, हो सकता है 10 साल बाद इसी में से 100 यूनिट होने लग जाए, 1000 यूनिट हो जाए, है ना। ये चीज है। तो ये नए नए रिसर्च हो रहे हैं, इस दिशा में कार्य हो रहा है। तो कुछ खास डिवाइस वगैरह हमको बॉडी में पहननी पड़ेगी, चाहे पैर में चाहे हाथ वगैरह में। तो बहुत जगह से ये सोर्सेस हो जाएगा। एक आदमी 10 यूनिट कर रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की आबादी यदि कर रही है तो कुछ मात्रा में तो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी ना, अपने मोबाइल इत्यादि वगैरह को चार्ज करने के लिए। कैसी ऊर्जा है उसका विकल्प, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा कहलाएगा। नेक्स्ट वन है ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरणीय में भी बताते हैं, टाइडल एनर्जी पर हम बताते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार और भाटा जो आते हैं तो उससे पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है प्रत्येक 6 घंटे में, हम जानते हैं वाली बात है। तो जिन एरियाज में तेज ज्वार आ रहे हैं वहां पर टरबाइन वगैरह लगाई जाए, ऐसी तकनीक का विकास लगातार किया जा रहा है। टरबाइन घूमेगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
भारत में भी अपार संभावना इस बात की बताई जा रही है। दो एरिया को सबसे खास मार्क आउट किया गया है। फर्स्ट वन इज कच्छ की खाड़ी, क्योंकि भारत में सबसे ऊंचे ज्वार वहीं पर आते हैं। सेकंड वन इज खंबात की खाड़ी। अभी मोटे तौर पर हम देखेंगे तो गुजरात वाले तट एरिया पर ही इस पर असर हुआ है, पूर्वी वाले पर अभी बाकी काम चल रहा है। कौन सी ऊर्जा? अगेन ज्वारी ऊर्जा। विकल्प किसका है? जीवाश्म का। नेक्स्ट वन आ जाते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा। पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में, पूरे ब्रह्मांड में, बल्कि ना केवल पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में हमारे पास में हाइड्रोजन उपलब्ध है साहब जी। पूरे ब्रह्मांड का कहा जाता है 74 to 75% केवल कौन सी है? हाइड्रोजन है साहब। यदि हम इसको एज अ ईंधन सही आर्थिक मूल्य पर, उचित आर्थिक मूल्य पर, बेहतर तरीके से, सुरक्षित तरीके से उपयोग करने में सक्षम हो जाएं, ऐसी तकनीकों का विकास कर लें, तो यह भी जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प हो सकती है। दिशा में काम किया जा रहा है साथी। इस पर डिपेंड या इस पर बेस्ड बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल बनाए जा रहे हैं, वाहनों का निर्माण किया जा रहा है, घरों को भी बनाया जा रहा है, जिनको घर को एनर्जी मिल सके, सोर्सेज मिल सके साहब। तो ये चीज है। अगला है लावा ऊर्जा, तो इनको भी लिख देते हैं हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन लावा ऊर्जा। लावा, दुनिया जमाने में जहां जहां वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, एक्टिविटीज वगैरह हो रही है साहब, वहां पर ऐसे प्लेसेस को देख करके जहां टरबाइन लगाना संभव हो साहब जी, पानी हो, टरबाइन लगाना संभव हो, भाप इत्यादि वगैरह से उसको घुमा सकें और उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात चल रही है। कुछ एग्जाम्पल हैं। 2010 में आइसलैंड, फिलीपींस तथा एल सैल्वाडोर में 10,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वहां पर जब ये पूरी घटना घटित हुई थी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है साहब कि इससे भी पॉसिबल है। आइसलैंड ने इसके लिए कार्य करना शुरू कर दिया है और उन्होंने 36 मेगावाट का एक प्लांट लगाया है, तो आपके नोट्स में वो दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस पर और रिसर्च करके और बेहतर बना के हम ये काम कर सकते हैं। अगला है नाभिकीय कचरे से उत्पन्न ऊर्जा साहब। ये क्या है? यूरेनियम का कहा जाता है कि टोटल यूरेनियम का बामुश्किल हम 5% ही यूज कर पाते हैं, 5% यूज कर पाते हैं, 95% यूज लेस रह जाता है। नवीन तकनीकों पर काम लगातार जारी है और यदि वो जो 95% जो हम यूज नहीं कर पा रहे, जिसको कचरे के रूप में हम फेंक देते हैं, ऐसी तकनीक विकसित करें तो हम इससे और अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इन पर काम किया जा रहा है। 2-3 कंपनियों के नाम हैं, हिताची कंपनी हो गई, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये इन पर काम कर रहे हैं साहब, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने कुछ रिएक्टरों का निर्माण किया, प्रायोगिक तौर पर अभी ये सामने आए हैं। नेक्स्ट वन अंतः स्थापित सौर ऊर्जा बता सकते हैं आप? अंतः स्थापित सौर ऊर्जा ये क्या है? एक सौर ऊर्जा ये वाला आपने बताया हुआ, इसी के साथ में भी चाहो तो बता सकते हो, या आपने पृथ्वी पर लगाए हुए सोलर पैनल्स वगैरह। अंतः स्थापित सौर ऊर्जा का मतलब ये है कि जो भी घर बनते हैं, उनकी खिड़कियां, दरवाजे, उनकी कई वॉल्स किस पर बेस्ड होने वाली हैं? इस पर ही है। तो घर में बाय डिफॉल्ट ही लगाया जाएगा इसको। खिड़कियां वगैरह लगी हुई, लाइट पड़ रही है, उससे एनर्जी वहां पर वो जनरेट होने वाली है, फोटोवोल्टिक सेल होने वाले हैं, उसको बैटरी वगैरह में स्टोर कर लेंगे। तो ये चीजें है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट वन शैवाल ऊर्जा। शैवाल ऊर्जा ये क्या है? शैवाल ऊर्जा, शैवालों पर ये बात सामने आई है कि ये ऑयल्स से भरपूर होते हैं, तेल इनमें भरपूर मात्रा में होता है। यदि हम इनको प्राप्त करके सही मात्रा में, सही तरीके से, अच्छी टेक्नोलॉजी से इनका उपयोग करें, तो इनसे हम एथेनॉल या किसी भी प्रकार का बायोफ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड का फोटोसिंथेसिस का अकेले 85% शैवाल करते हैं। शैवाल सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पर? महासागरों में, ओशियंस में पाए जाते हैं। समुचित मात्रा में ये उपलब्ध हैं। इनसे इतनी तो नहीं कि हाँ पूरे पृथ्वी को ही हम रोशन कर, पर जितनी भी मात्रा में प्राप्त होगी वह एक विकल्प हो सकता है किसका? जीवाश्म ईंधन का। इसलिए किसमें शामिल किया जाता है इसको? वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ऐसा बताया गया है कि 1 एकड़ में लगे हुए शैवाल से 9,000 गैलन बायोफ्यूल प्राप्त होता है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 9,000 गैलन। अमेरिका के अलाबामा में इस प्रकार की जैव ईंधन की खेती की जा रही है साहब। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको उगाने के लिए आपको स्वच्छ जल नहीं चाहिए,
जो अपशिष्ट जल होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, आप उससे ही इसे उगा सकते हो और ये उगाया जा रहा है। तो ये प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। सब किसके विकल्प हैं? जीवाश्म ईंधन के, लिए ये लिखना है। आप देखो कितना डाइवर्सिफाइड आपका आंसर अभी तक हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा बता ही देंगे अपन। नेक्स्ट वन, संलयन ऊर्जा। संलयन ऊर्जा, अभी तक हमारे जो भी रिएक्टर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जर्मनी, इंग्लैंड हो, चाहे भारत का हो, ये जो रिएक्टर होते हैं ये विखंडन प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। यही वजह है कि यूरेनियम का कम उपयोग हो पाता है। अब जो रिएक्टर बनाने की बात चल रही है, रिसर्च जो चल रही है, वो किस मॉड्यूल पर होने वाले हैं? संलयन पर। विखंडन का उल्टा अपन देखेंगे। जब इस पर आधारित होंगे तो इससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि इसी मॉडल पर हमारा सन काम करता है। तो इस मॉड्यूल पर आधारित होने वाले, इस पर 2 से 3 जगह काम चल रहा है, 2-3 जगह सफलता भी मिल गई है। पहला तो कहलाता आपका ITER, ITER फ्रांस वाला साहब, दिया हुआ है नोट्स में आपको। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ITER फ्रांस के भी कहां पर? करदांश करके प्लेस है, ये कई बार आ चुका है। ये जो रिएक्टर है किस पर आधारित है? संलयन पर। इसे ही लघु सूर्य भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? लघु सूर्य कहते हैं। MPPSC पूछ चुका है 3 मार्क्स में, लघु सूर्य ये लिखना था, ITER। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, अभी 2021 में चाइना ने सेम इसी प्रोजेक्ट पर काम किया। उसका प्रोजेक्ट काफी सफल भी रहा है। वो कृत्रिम सूर्य बना रहा है, कहीं कृत्रिम चांद बना रहा है, ये सब आपने सुना होगा। करंट अफेयर से अपडेट करेंगे तो जानकारी मिलेगी। ITER बताया जा रहा है कि 2027 तक रेडी हो जाने वाला है। वैश्विक स्तर पर दुनिया के कई देशों ने मिलकर फंडिंग की है इसके लिए और काम चल रहा है। भारत इसका पार्टिसिपेटरी कंट्री है, इसलिए इस बात को हमको थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि जीवाश्म ईंधन का विकल्प होंगे, इसलिए कौन सी ऊर्जा कही जा रही है? इसको वैकल्पिक ऊर्जा के साधन कहे जा रहे हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने एक इंट्रो बनाया, मेन बॉडी में आपको ये पॉइंट्स बताने हैं। कई पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं, लगभग 12-13 पॉइंट आसपास हो जाएंगे। काफी डाइवर्सिफाइड है आपका आंसर। और आप बता सकते हैं गोबर गैस बता सकते हैं, बायोमास वगैरह बता सकते हैं आप, ठीक है, तो वो बताइएगा। जियो थर्मल एनर्जी भी आप इसमें ऐड कर दिए, पर्याप्त मात्रा पढ़ते हैं। भारत में जियो थर्मल एनर्जी की संभावना काफी मानी जाती है। मणिकर्ण वाला आप बताइएगा, पूर्व घाटी वाला बता दीजिएगा। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश वाला, क्योंकि वो आ भी चुका है MPPSC में एग्जाम में, थोड़ी सा उसको डिफाइन कर देंगे तो ये आपका काफी डाइवर्सिफाइड होगा। प्लस इसके बाद में कंक्लूजन क्या है कि वाकई अगर इन पर सही तरीके से रिसर्च हो जाए और जिस गति से काम चल रहा है, इनके अच्छे परिणाम मिलें, तो हमारी जो निर्भरता है किस पर? जीवाश्म ईंधन पर, जो कि प्रदूषण बहुत फैलाता है, जिसके कारण कहीं ग्लोबल वार्मिंग, कहीं क्लाइमेट चेंज और दुनिया जमाने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, मनुष्य को स्वास्थ्यगत समस्याएं इत्यादि वगैरह, उनका निदान हो सकता है। तो भविष्य की ऊर्जा निश्चित रूप से यही होगी और मानव सभ्यता को इस दिशा में निरंतर प्रयास करना ही चाहिए था। कुछ इस तरह से बातें लिख करके आपको कंक्लूजन को समाप्त कर देना चाहिए। एक बेस्ट आंसर होगा, 200 वर्ड्स में आप प्रिपेयर कर जाएंगे। तो जितना डेटा बताया, जितना आपने सुना अभी गौर से, इतने में आप आंसर बना देंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि नहीं सिर्फ नवीकरणी का मतलब ये है। एग्जामिनर थोड़ी सा एक्स्ट्रा आपसे डिमांड कर रहा है। अच्छे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 में भी टफ था पेपर, 2018 का भी मेंस टफ था, 2020 का मेंस कहा जा रहा है कि ज्यादा टफ होगा। तो उसके हिसाब से थोड़ी सा अपन प्रिपेयर करने का प्रयास करें।